हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। अभी तक हम लोग ने जो प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पढ़ा था उसमें हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे। उसमें था वैदिक कालीन शिक्षा, फिर बौद्ध कालीन शिक्षा, फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा। उसके बाद फिर हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश टाइम की, मतलब कि जब आधुनिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ हुआ। उसी के आगे क्रम में हम आज पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बारे में। ठीक है, एग्जैक्टली इसमें बहुत लंबे लंबे टॉपिक नहीं है। इसमें जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे घोषणा पत्र आए थे, बहुत सारे सुझाव और सिफारिशें आई थी, बहुत सारे आयोगों का गठन हुआ था जिन्होंने अपने अपने मत शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की प्रगति के लिए और शिक्षा को एक नवीन दिशा में ले जाने के लिए अपने अपने मत व्यक्त करे थे। वो उस टाइप से हम इसको पढ़ेंगे। ये कोई एक बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स में है कि जैसे सैडलर आयोग पढ़ लिया हमने, गोखले आयोग पढ़ लिया हमने, ठीक है, मैकाले का घोषणा पत्र पढ़ लिया। इस टाइप से हम इसको शुरू करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं आज पहला ब्रिटिश कालीन शिक्षा में क्या है। इसमें है आपका 1813 का आज्ञा पत्र। इसी टाइप से कई सारे हैं, ऑकलैंड का घोषणा पत्र है, वुड का घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र या आज्ञा पत्र अगर कभी भी आए तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिना समय गंवाए कि 1813 का आज्ञा पत्र था क्या, चार्टर ऑफ 1813 क्या था। 1813 के आज्ञा पत्र में कुछ धाराओं को जोड़कर भारत में जो शिक्षा के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई थी वो किसको दी गई थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। किसको दी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। क्या चीज, भारत में शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। और साहित्य के पुनरुद्धार और समुन्नति के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में जो ब्रिटिश प्रदेश थे उसके विद्वानों के ज्ञान का प्रसार एवं विकास करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई थी। ये जो 1 लाख रुपए थे ये किस लिए थे, ये भारत में जो ब्रिटिश प्रांतों में विद्वान हैं उनके ज्ञान के विकास के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए। भाई जब धन होगा तभी आदमी और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा। जब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं किसी काम को करके तो हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसी चीज को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया कि 1 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था कर दी ताकि इसका क्या हो सके, पुनरुद्धार हो सके, जीर्णोद्धार हो सके और भारतीय जो विद्वान हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, ये यहीं के वहां के ज्ञान विज्ञान और साहित्य की रक्षा में 1 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जो भी वहां के, मतलब ये जो ब्रिटिश प्रांत थे भारत में, उनके यहाँ के जो विद्वान थे, उनके यहाँ के जो साहित्य थे, विज्ञान था, उसकी रक्षा के लिए, रक्षा का मतलब होता है कि उसकी सुरक्षा करना, उसको और आगे बढ़ाना। इसी चीज को करने के लिए उन्होंने क्या किया था, इस रुपए की व्यवस्था करी थी। एक तरीके से कहा जाए तो 1813 का आज्ञा पत्र था, इसने एक बहुत बड़ा क्या किया, रोल प्ले किया भारतीय शिक्षा में। ठीक, और भारतीय शिक्षा में इसकी दखलंदाजी क्या थी, अंग्रेजी शिक्षा। भारत में किसकी, अंग्रेजी शिक्षा का जो सूत्रपात हुआ था, जो ये अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात हुआ था, वो इस 1813 के आज्ञा पत्र की वजह से ही शुरू हुआ था। ठीक है, इसने क्या किया, भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा दी। क्या की, एक नई दिशा प्रदान करी। ठीक, इसमें 2 ही चीज आपसे पूछी जा सकती है कि ये कब था, तो ये 1813 का आज्ञा पत्र किस लिए था, ये भारतीय विद्वानों और संस्कृतियों की रक्षा के लिए, साथ में साहित्यों की रक्षा के लिए, और जो विद्वान थे अंग्रेज प्रांतों के भारत में उनके लिए क्या था, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। और कितनी राशि थी इसमें, 1 लाख रुपए की राशि थी। ठीक है, लेकिन ये जो 1 लाख रुपए थे
इन्होंने बड़ा एक कंट्रोवर्शियल रोल प्ले किया। इसकी वजह से एक विवाद उत्पन्न हुआ। उस विवाद का नाम था प्राच्य पाश्चात्य विवाद। क्या था उस विवाद का नाम? प्राच्य पाश्चात्य विवाद। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि प्राच्य क्या है, पाश्चात्य क्या है। तो प्राच्य में हमारी भारतीय संस्कृति, विज्ञान, दर्शन, साहित्य आता है। ठीक है, ये प्राच्य हो गया। और पाश्चात्य में अंग्रेजों की जो अंग्रेजी भाषा से संबंधित सारी चीजें थी वो आती हैं। आइए देखते हैं इसको और अच्छे से। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी। ठीक है, इस विवाद का जन्म 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ। यही मैंने आपको भी बताया कि इस 1813 के आज्ञा पत्र ने एक विवाद को जन्म दिया जिसका नाम था प्राच्य पाश्चात्य विवाद या ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी। जब 1813 का आज्ञा पत्र आया तो जो उसमें 1 लाख रुपए की राशि की बात करी थी इन्होंने कि 1 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी, खर्च की जाएगी, वो इन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि वो किस पे खर्च की जाएगी, प्राच्य पे की जाएगी या पाश्चात्य पे की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जब ये कंफर्म नहीं हो पाया तो ये भी अपनी तरफ खींचने लगे और ये भी अपनी तरफ खींचने लगे। तो यही कहा गया है कि जब 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा पर 1 लाख रुपए धनराशि खर्च करने की बात कही तो यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह धनराशि किस प्रकार से की शिक्षा पर खर्च की जाएगी, प्राच्य शिक्षा पर या पाश्चात्य शिक्षा पर। और इसी विवाद को हमने क्या नाम दिया? प्राच्य पाश्चात्य विवाद। यही है। अब आइए देख लेते हैं कि प्राच्यवादी कौन थे, ओरिएंटलिस्ट कौन थे। इनका कहना था कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों का प्रसार करने में देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का ह्रास हो जाएगा या वो खत्म हो जाएगी। जो प्राच्यवादी सब मतलब चीजों को मानने वाले थे, जो प्राच्यवादी की तरफ जिनका झुकाव था, उनका कहना था कि जो अंग्रेजी शिक्षा भारत में आएगी उसकी वजह से, जो पाश्चात्य ज्ञान भारत में आएगा उसकी वजह से जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, मतलब जो भारत की सभ्यता है, जो भारत की संस्कृति है, उसका ह्रास हो जाएगा या तो वो खत्म हो जाएगी। भाई कोई चीज एक के ऊपर एक आएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो नीचे वाली चीजों का खत्म होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इन्हें भी यही डर था कि अगर पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान ज्यादा बढ़ेगा भारत में तो क्या हो जाएगा, जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय ज्ञान है, उसका संपूर्णता नाश हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को ज्यादा प्रोत्साहन देने से भारतीय साहित्य का अंत हो जाएगा जिसमें अनेकों युगों का ज्ञान संचित है। ये इनका तर्क था। ये किसके पक्षधर थे? ये प्राच्य शिक्षा के पक्षधर लोग थे जिन्होंने अपना पक्ष इस तरीके से रखा कि पाश्चात्य सभ्यता या पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य शिक्षा आ जाएगी तो भारतीय शिक्षा का या भारतीय संस्कृति और सभ्यता का क्या हो जाएगा? नुकसान होगा। ठीक है, इन लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की प्राचीन शिक्षा, साहित्य और संस्कृति को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। ये वही पक्षधर लोग हैं जो प्राच्य शिक्षा के पक्ष में थे। अच्छा, ये हो गए। अब देखिए पाश्चात्यवादी कौन थे, ऑक्सीडेंटल्स कौन थे? इन लोगों का कहना था कि भारतीयों के मानसिक विकास के लिए अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान को बढ़ाना आवश्यक है। देखिए भाई, दो पक्ष है तो दोनों अपनी अपनी बात जरूर रखेगा। प्राच्य वालों ने अपनी बात रखी और पाश्चात्य वाले अब अपनी बात रख रहे हैं। इनका कहना था कि भारतीयों के मानसिक विकास के लिए अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान को बढ़ाना आवश्यक था। चूंकि ये ब्रिटिशर्स थे तो इनका मेन फोकस क्या था कि अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जाए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए। तो इनके पीछे इनका एक कारण था, स्वार्थ था। ये लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा कह रहे थे। क्या था इनका स्वार्थ? ये चाहते थे कि पाश्चात्य ज्ञान को भारत में फैलाना है। क्यों? क्योंकि इनको अपने व्यापारिक और प्रशासकीय कार्यालयों के लिए
अंग्रेजी शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी। ठीक है, क्या था, इनको अपने कार्यालय में मतलब ऑफिस में काम करने के लिए किसकी जरूरत थी, जो इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन होगा उसी की इनको जरूरत थी, इसलिए ये किसका पक्ष ले रहे थे, अंग्रेजी माध्यम का पक्ष ले रहे थे, अंग्रेजी शिक्षा का पक्ष ले रहे थे। ठीक है, तो ये हो गई 1813 के आज्ञा पत्र की बात। अब हम आते हैं मैकाले का विवरण पत्र के बारे में। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कई सारे पत्र, कई सारे घोषणाएं, कई सारे आयोग, कई सारी सिफारिशें, ये सारी चीजें हम अलग अलग पॉइंट से इसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मैकाले का विवरण पत्र। इसके सन याद रखिएगा 1835, 1835। 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून के सदस्य के रूप में भारत आया। कब आया? 10 जून 1834 को वो आया जनरल की काउंसिल के कानून के सदस्य के रूप में। ये वो समय था जब प्राच्य पाश्चात्य विवाद उग्र रूप ले चुका था। क्या था? अब भाई विवाद तो बढ़ ही रहा था ना, वो 1 लाख रुपए ने इतना विवाद पैदा कर दिया कि अब वो उग्र रूप धारण करने लगा था। ये मैकाले उसी वक्त भारत आया। मैकाले एक प्रकांड विद्वान था, वो साहित्य का, विज्ञान का, हर प्रकार से एक प्रकांड विद्वान था, उसे बहुत कुछ आता था। इसी को देखते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान बनाया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसको क्या बनाया? बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान बना दिया। 1813 के आज्ञा पत्र से उपजे हुए विवाद को अध्ययन करने के बाद मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को घोषित किया। बस इसमें ध्यान रखने की, डेट ही ध्यान रखने की जरूरत है आपको। इसमें बहुत ज्यादा अंदर से नहीं पूछेगा, इसमें डेट ही पूछेगा कि मैकाले का विवरण पत्र कब जारी हुआ था या मैकाले भारत कब आया था। तो आपको याद रखना है कि वो डेट नहीं पूछता है, सन ही पूछता है। तो 10 जून 1834 को वो भारत आया और 2 फरवरी 1835 को उसने अपना जो विवरण पत्र था वो जारी किया। अब इसमें क्या खासियत थी, विवरण पत्र था क्या? ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैकाले के विवरण पत्र की 2 प्रमुख बातें, जो बहुत सारी चीजें आपको अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, आपको इस पर रिसर्च करना नहीं है, आपको वो चीजें पढ़नी है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी 2 प्रमुख बातें क्या थी? पहली तो थी 43वीं धारा की व्याख्या। इसमें क्या था? 1 लाख रुपए की धनराशि को खर्च करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वह अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार व्यय कर सकती थी। इसने उसमें बताया, दिखाया, उसकी व्याख्या करी, क्योंकि ये विद्वान था, इसके पास दिमाग था और जो वो प्राच्य और पाश्चात्य का विवाद जन्म ले चुका था उसको ही शॉर्ट आउट करने के लिए ये आया था। तो इसने बताया कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि देने की बात कही है, व्यय करने की बात कही गई है, वो सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो किसी पर भी और कैसे भी खर्च कर सकती है। दूसरी बात क्या थी? वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार व्यय कर सकती है, हो गया। दूसरी बात यह थी कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य को भी शामिल किया जा सकता था, क्योंकि साहित्य शब्द का इस्तेमाल हुआ था 43वीं धारा में। ठीक है, तो उसका मतलब समझ नहीं पाए लोग, उन्होंने साहित्य को सिर्फ क्या समझा? अरबी और संस्कृत। चूंकि ये जो था ये अंग्रेजी का पक्षधर था, तो इसने चीजों को और एक्सप्लेन किया अच्छे से कि साहित्य में अंग्रेजी साहित्य भी शामिल हो सकता था, क्योंकि इसकी मंशा थी कि सिर्फ प्राच्य पे ही ना खर्च हो, पाश्चात्य पर भी खर्च हो। कहीं ना कहीं इसको घुमा फिरा कर क्या करना था? अंग्रेजी को आगे रखने वाली बात थी। तो इसने इसको भी शामिल किया कि अंग्रेजी साहित्य भी हो सकता है, सिर्फ अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं होते। भारतीय विद्वान, मुसलमान, मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का भी विद्वान हो सकता था। अब इसने वही किया कि अंग्रेजी को घुमा फिरा करके आगे रखना शुरू किया। इसने कहा कि सिर्फ भारतीय विद्वान, मुसलमान, मौलवी और संस्कृत के पंडित ही नहीं होते हैं, इसके अलावा अंग्रेजी भाषा और
साहित्य का विद्वान भी हो सकता है, क्योंकि उसमें विद्वानों को ही अप्रिशिएट करने की बात कही गई थी, भारतीय विद्वानों को ही प्रोत्साहित करने के लिए वो धन था। तो इसने सोचा कि इस तरीके से तो सिर्फ क्या कहते हैं भारतीय विद्वानों को ही लाभ होगा। इसने उसी में जोड़ दिया कि अंग्रेजी भाषा और विद्वान साहित्य के भी लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, विद्वान होते हैं, तो उन पे भी खर्च हो। उसने कहा कि भारतीय विद्वान से तात्पर्य ऐसे विद्वान से है जो लॉक के दर्शन एवं मिल्टन की कविता से परिचित हो। देखिए फिर इसने क्या किया, अंग्रेजी को आगे किया और उसने कहा कि विद्वान वही है, भारतीय विद्वान जो लॉक के दर्शन एवं मिल्टन की कविता से भी परिचित हो, मतलब वो इंग्लिश भी जानते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के ये पाश्चात्य की तरफ ही झुकता दिखाई दे रहा था। फिर इसने अंग्रेजी के पक्ष में भी तर्क दिए। इसने ये जो तर्क दिया ये तो दिया ही, इसने अंग्रेजी के पक्ष में भी तर्क दिया। क्या तर्क दिया, मैकाले भारत की भाषाओं को तुच्छ समझता था। वो क्या समझता था, भारतीय भाषाओं को तुच्छ समझता था। मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अध्ययन के लिए पूरी तरह से निरर्थक बताया। क्या बताया, निरर्थक बताया, और कहा कि भारत के निवासियों में प्रचलित देसी भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान कोश का क्या है, अभाव है, और वो इतनी अविकसित तथा गंवारू हैं कि उनको बाह्य भंडार से संपन्न नहीं किया जाएगा, तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद ना हो सकेगा। उसने सीधे सीधे हमारी लैंग्वेज को, भारतीय भाषाओं को नीचे गिराने की बात करी। उसने सीधे सीधे कह दिया कि ये क्या है, अविकसित है और गंवारू है। उसका कहना था कि भारतीय भाषाएं क्या हैं, अविकसित हैं, इसमें साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव है, गंवारू हैं, और इसको जब तक किसी बाहरी ज्ञान से नहीं भरा जाएगा तब तक वो किसी पुस्तक का सरलता से अनुवाद नहीं हो सकेगा। ठीक है, इसने ऐसी बातें करी। मैकाले ने अरबी, फारसी और संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी को कहीं अधिक उच्च स्थान देते हुए लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात इसने भारतीय भाषाओं के अगेंस्ट कही कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं है। एक इसने छोटी सी अलमारी में किसकी तुलना कर दी, भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के महत्व की बात कर दी कि उसका महत्व ज्यादा है और इनका महत्व कम है। तो ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अंग्रेजी का क्या था, पूरी तरीके से पक्षधर था। ठीक, मैकाले ने अंग्रेजी भाषा के लिए बहुत सारी बातें कही। इसने क्या क्या बताया, इसने अंग्रेजी का पक्ष रखा है। इसने क्या रखा है, अंग्रेजी का पक्ष रखा है अपने हिसाब से। इसने कहा कि अंग्रेजी उच्च वर्ग के लोगों एवं शासकों की भाषा है, पहली बात इसने कही। दूसरी बात कही कि भारतवासी को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है। तो इसने ले दे के सब तरफ क्या करा, अंग्रेजी का गुणगान किया। हर तरफ हर तरीके से इसने क्या किया, अंग्रेजी का गुणगान किया। अगली बात इसने क्या कही कि भारत के लोग अंग्रेजी सीखने के इच्छुक हैं। ठीक है, भारत के लोगों की उन्नति अंग्रेजी भाषा से ही संभव है। अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी है क्योंकि यह नवीन ज्ञान की कुंजी है। देखिए जितनी भी बात इसने कही सब में अंग्रेजी को ही महत्व दिया। फिर आखिरी में इसने क्या कहा, मैकाले ने यह मत व्यक्त किया कि प्राच्य शिक्षा की संस्थाओं पर धन व्यय करना मूर्खता है। मतलब जो भारतीय शिक्षा संस्थान थे, कौन थे, प्राच्य कौन थे, ये भारतीय शिक्षा संस्थान थे, जिन पर धन व्यय करना क्या था, मूर्खता है और इनको बंद कर देना चाहिए। क्या इसने किया कि इनको बंद कर देना चाहिए। वो अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि घुमा फिरा के सारी बातें मैकाले ने किस पे लाके रोकी, अंग्रेजी शिक्षा पे। तो ये था, आज हमने देख लिया कि मैकाले का विवरण पत्र
और देखा 1813 का आज्ञा पत्र। आगे भी हम कई सारे पत्र भी देखेंगे, आयोगों के बारे में पढ़ेंगे, घोषणाओं और सिफारिशों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। और थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, इस वजह से अभी आपकी क्लासेस जो थी वो काफी डिले हो गई हैं। लास्ट क्लास और आज के बीच में काफी दिन का गैप हो गया, लेकिन आज से आपकी ये क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर के इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इसको एक बार और पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे चैनल को, हमारी टीम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।